नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। जो भी नियमित पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको अग्रिम सिलेक्शन की पहले से मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों का हो सकता है जो अपने लक्ष्य के प्रति अटल है, नियमित है और किसी भी परिस्थिति में इधर उधर नहीं होते हैं। यदि आप देखेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ काम होता है, आपके जीवन में काम है तो मेरे जीवन में भी काम होगा, लेकिन मैं फिर भी समय निकाल के आप लोगों के लिए जो चीज गई है नियमित क्लास तो नियमित क्लास दे रहा हूं। जो विद्यार्थी ये क्लास आज जैसे फ्राइडे को आ रही है 13 मार्च को, इसको एक दिन बाद भी देखते हैं, 2 दिन बाद देखते हैं, 5 दिन बाद देखते हैं, तब एक विचार मन में लाना कि जब सर समय सेट करके नियमित क्लास ले सकते हैं तो हम अपने 24 घंटे में से आधा घंटा सेट नहीं कर सकते? क्या हमारे पास में इतना काम है? क्या हम इतने व्यस्त हो गए कि अपने लक्ष्य के प्रति अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे? तो फिर निश्चित रूप से वो सिलेक्शन भी और किसी का होना चाहिए जो नियमित है, जो अपने लक्ष्य के प्रति अटल है, निरंतर उसको चाहता है, निरंतर उसके प्रति मेहनत करता है। मैं अपने लक्ष्य के प्रति अटल हूं, मैं नियमित मेहनत करता हूं। मेरा टारगेट है जो नियमित विद्यार्थी है उनको बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, चाहे 100 विद्यार्थी पढ़े, 1000 पढ़े, 1 लाख पढ़े या 10 लाख पढ़े, मैं उनके प्रति वही नियमितता रखता हूं जो मैं शुरू से रखता आ रहा हूं। तो मैं हमेशा अपने क्लास में इस चीज का जिक्र करता हूं, तो आप लोग भी अपने जीवन में इसे जरूर लाएं, तभी सफलता मिल सकती है। अन्यथा आप सिर्फ सम्मानजनक हार के लिए प्रयास नहीं करें, किस्तों में पढ़ाई नहीं होती, नियमित रहना पड़ेगा। चलिए आज नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। अपन ने महाद्वीप पढ़े हैं 15 क्लास के अंदर। 15 क्लास में इतना शानदार तरीके से सारे अपने सातों महाद्वीप पढ़े हैं, बहुत तबियत से पढ़े हैं, बहुत डिटेल के साथ में सारे कंसेप्ट समझे। अब समझेंगे महासागर। जितना समय महाद्वीप पढ़ने में लगा है उतना समय महासागर पढ़ने में नहीं लगेगा। फिर भी महासागर की कम से भी कम 4-5 क्लास आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि महासागर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। देखो, मैं थोड़ी सी आप लोगों को यदि इसकी रूपरेखा बताऊं कि महासागर में अपन पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। महासागर, जैसे कि आज अपन सामान्य रूप से महासागर के अंदर क्या पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे। फिर जैसे अपन स्थल मंडल पढ़ते हैं या स्थल पढ़ते हैं, कोई भी किसी भी स्थल की भौतिक विशेषताएं पढ़ते हैं, तो उसमें अपन पढ़ते हैं कि कहीं मरुस्थल है, कहीं पहाड़ है, पर्वत है, चोटियां हैं, है ना। ये सारी चीजें वैसे की वैसे समुद्र के अंदर भी होती है, वैसे की वैसे महासागरों के अंदर भी है, तो फिर उसको बोलते हैं नीतल। ठीक है, तो महासागरीय नीतल की विशेषताएं पढ़ेंगे, नीतल की विशेषताएं पढ़ेंगे। नीतल की विशेषताएं या कह सकते हो उच्चावच भी कह सकते हो। उच्चावच के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा है, वो व्यवस्थित तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यानी कि ये दोनों चीजें तो अपन आज ही पढ़ लेंगे, आज की क्लास में ये चीजें पढ़ेंगे। फिर अपने आती है एक, इसके अंदर आ जाएगी आप लोगों के महासागरीय धाराएं आएगी, महासागरीय धाराएं। और इनको समझना भाई साहब, ये याद हो गई ना तो मतलब समझ लो आपने गढ़ जीत लिया है। महासागरीय धाराओं के अलावा महासागर की विशेषताएं आएगी। महासागर की विशेषताएं, देखो एक टॉपिक कितने टॉपिक में बटा होता है। मैं चाहूं तो फॉर्मेलिटी कर सकता हूं, कैसे, महासागर कह के आप लोगों को सिर्फ प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और इनकी सबकी विशेषताएं बता दूं क्या, हाँ भाई ये एम आकार का है, ये त्रिभुजाकार है, ये वृत्ताकार है, ले हो गए महासागर। ऐसे भी कर सकता था, लेकिन फॉर्मेलिटी क्यों करना है? जब सिलेक्शन के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये तरीके से चलेंगे, क्योंकि ये चीजें पढ़नी होती है। जहां एक शब्द आ गया सिर्फ महासागर, वहां पे ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, और इनसे सवाल बनते हैं। अब ये आ गई महासागर की विशेषता है, जैसे कि इसके अंदर जैसे कि तापमान, लवणता, ठीक है, आदि ये आ गई इसके अंदर। ठीक, ये पढ़ने वाला है। इसके अलावा फिर अपन जो है चारों महासागरों की विशेषताएं पढ़ेंगे, यानी कि फिर उनकी जो है उनकी अलग से विशेषताएं पढ़ेंगे कि किसकी क्या खासियत है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 4 महासागर, इनकी अपन विशेषताएं पढ़ेंगे अलग से, तब जाके अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा। और तब जाकर आप किसी से भी लोहा ले सकते हो, किसी से भी टक्कर ले सकते हो कि हाँ हमने जहां से पढ़ा है भैया वहां से बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हमने पढ़ा है। ठीक है, ये रहेगी अपनी रूपरेखा। ओ है टावर ओ महासागर, महाद्वीप पढ़ लिया, महासागर पढ़ा। अब होगी क्लास की शुरुआत। ठीक है, चलो करा के शुरू। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लाइटा तो प्रॉपर है कि मन कम क्यों लगे, यही है भाई, टावरों बुढ़ा पोआ ले भाई। चलो देखो, महासागरों के अंदर सबसे पहले क्या अपन देखो, सबसे पहले चलते हैं पृथ्वी।
पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है बताओ। देखो पृथ्वी पर कुल मिला के जल की मात्रा कितनी है, लगभग आप कह सकते हो 3/4 भाग जो है ना वो जलीय राशि है। 3/4 भाग जलीय राशि है पृथ्वी में। ठीक है, अब आते हैं बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। क्या गुरु जी 3/4 तो है, लेकिन थोड़ा और मतलब मान डिटेल में या व्यवस्थित बता दो तो देखो डाउन। तो यहाँ पे आप यदि देखोगे तो फिर वापस आपको ध्यान रखना है इस पृथ्वी पर सीधा सीधा यदि देखें एनसीईआरटी के अनुसार कि इस पृथ्वी पर 71% तो क्या है, पानी है यानी कि जल है। 71% तो जल है और पीछे कितना बचा 29% क्या है, स्थल। 29% स्थल। अब ये देखो ये ऐसा है कि एक बार सीधा पूछा ऐसे ही 71% और 29%। वैसे यदि देखा जाए इसका वर्गीकरण तो इसका वर्गीकरण बड़े अलग तरीके से चलता है। बड़े अलग तरीके से कहने का मतलब है कि आप लोगों को वैगनर के अनुसार पूछ लेंगे, वैगनर के अनुसार भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों को क्रेमेल के अनुसार भी पूछ सकते हैं। क्रेमेल के अनुसार भी पूछा जा सकता है। तो मैं कहो नहीं मतलब अलग अलग तरीके पूछ सके थाने थाने मतलब सारे तरीके आनो चाहिए। वैगनर के अनुसार पूछ ले या क्रेमेल के अनुसार पूछ ले तो सब तरीके अपने आनो चाहिए। तो देखो वैगनर के अनुसार यदि अपन जल की राशि देखें, एक तो क्या ध्यान रखोगे, एक तो याद रखोगे जल और एक याद रखोगे स्थल। अब आप लोगों को यदि जल याद है तो स्थल आप 100% में से घटा के वैसे ही निकाल दोगे। जैसे कि वैगनर के अनुसार जो जलीय राशि है वो है 71.7%। कितनी है, 71.7% है। अब इसको घटाओगे आप यदि वैसे ही निकाल दोगे आप तो आप लोगों के आ जाएगी 28.3% स्थल है। ठीक है, अब देखो टोटल कर लो आप लोग, इसका 100% आएगा, 100% ही आएगा। 7 और 3 10 की 0 हासिल लगी 1, 9 और 1 10 और हो गया 1 वापस हासिल की लगी, 8 और 2 10 हो गया 100%। तो वैगनर के अनुसार पूछेंगे तो 71.7% और यहाँ पे ध्यान रखना 28.3% है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाते हैं अपन कि क्रेमेल के अनुसार। तो क्रेमेल के अनुसार जो है ना जलीय राशि 70.8% है। कितनी है, 70.8%। तो फिर यहाँ स्थलीय राशि कितनी हो जाएगी, स्थलीय राशि होगी 29.2%। टोटल मारो तो 100%। ले बटा इनके अनुसार यहाँ याद करना पड़े, अभी यहाँ याद करना पड़े, जने जातो पार पड़े नहीं तो भैया पार कौन पड़े गाड़ी। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखो नॉर्मली तो आप लोग ये याद कर लो सीधा का सीधा, नहीं तो फिर यहाँ पे वैगनर के अनुसार अलग याद करो और क्रेमेल के अनुसार अलग याद करो। ठीक है, अब देखो अभी तो खेल और बाकी है। अभी तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो एक बार, क्योंकि अभी तो मजा और आएगा। अब देखो अब और वर्गीकरण बताता हूं आप लोगों को। देखो पृथ्वी 2 गोलार्ध में बटी हुई है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब मुझे बताओ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में से दोनों गोलार्ध की यदि आप कंपैरिजन करो, दोनों गोलार्ध की कंपैरिजन करो तो कहां पे पानी ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है या दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा है? उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है कि दक्षिणी गोलार्ध में? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं दक्षिणी गोलार्ध में जल की राशि ज्यादा है, लगभग 80% है। ठीक है, अब दक्षिणी गोलार्ध में जल की राशि ज्यादा है यानी कि स्थल कम है। स्थल कम होने से क्या होता है कि हवाएं जो है ना वहां बहुत तेजी से चलती है, बहुत तेजी से चलती है, क्योंकि स्थल क्या करते हैं रुकावट डालते हैं और स्थल रुकावट नहीं डाल रहे यानी हवा पैसा बम्बाड़ेदार चाले। बम्बाड़ेदार चाले इंगो मतलब क्या है, यानी कि नाविक जब जहां से जाते थे ना तो भाई 40 डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री जो अक्षांश होते थे दक्षिणी अक्षांश, वहां पे रूह कंपाने वाली हवा चलती भाई करती। तो 40 डिग्री पे फिर कहते हैं कि भाई साहब ये तो जो है गरजती 40 है कि जैसे कोई गरज रही है। फिर 50 डिग्री पे जाते तो और खतरनाक होता है, प्रचंड हो जाती, तो वहां पे नाम दे दिया उन्होंने प्रचंड 50। फिर 60 डिग्री पे तो भाई साहब जाके कोई डकन चिल्लाटी करती हुई जावे है म्यूं लागे है तो क्या कहते चीखती साठा, क्या कहते हैं चीखती साठा। तो गरजती 40 प्रचंड 50 और चीखती साठा ये उत्तरी गोलार्ध में नहीं होती है, ये दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ही होती है। उसका कारण है कि वहां जल ज्यादा है
और स्थल कम है, जल ज्यादा है और स्थल कम है, ये कारण है। अब देखो उत्तरी गोलार्ध में यदि जल की राशि और दक्षिणी गोलार्ध में जल की राशि पूछे तो ध्यान रखना कि उत्तरी गोलार्ध में जो जल की राशि है वो 60.7% है। कितनी है? जलीय राशि 60.7% है, यानी कि स्थलीय राशि कितनी होगी? 39.3% यहाँ पे स्थल पाया जाता है। कहां की बात हो रही है? उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। कहां की? उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। फिर आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में 80.9% जल है और 19.1% आपके स्थल है। 19.1% स्थल है। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है? इस तरीके से ध्यान रखना है और इस तरीके से याद भी करना पड़ेगा। क्या गुरु जी ए क्या याद कोई ठेठ पॉइंटा में बता दिया था? तो देखो पॉइंटा में मैं भी याद करिया और टावर भी याद करे तो थाने भी करना पड़ी, क्योंकि सैलरी तो थे भी बराबर उठाओ। यदि सैलरी में पॉइंटा में 1 रुपयो भी कम आ जाए, पैयो भी कम आ जाए तो भी थे मतलब नौकरी लगने बाद में धारो कौन। तो इनको मतलब है कि चीजा देखो पॉइंटा में याद करनी पड़ी, क्योंकि पॉइंटा में रियोड़ा भी मतलब असफल ही कह लीजिए, वे सफल नहीं कहला लीजिए, तो इनके वास्ते आ मेहनत जरूरी है। अब यहाँ पे बात करें अपन कि महासागरीय जल कितना है, कुल महासागरीय जल की बात करते हैं। महासागरीय जल है 97.5% टोटल महासागरीय जल है, यानी इसकी प्रकृति कैसी है? ये खारा पानी है। इसकी प्रकृति कैसी है? खारा पानी है। फिर बात करें कि ताजा मीठा पानी कितना है? ताजा मीठा जल, ताजा मीठा जल ये कितना है? तो फिर पीछे बचा जो 2.5% जो है वो ताजा मीठा जल है, यानी कि ये मीठा पानी है ना। तो ये भी चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, ये भी चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है? इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। और देखो फिर अपन तापमान और लवणता और वो अलग से साथ में पढ़ने वाले हैं। यदि यहाँ पे आप लोगों को लिखना है तो यदि तापमान अपन देखें ना तो तापमान लगभग 5 से 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। समुद्र का तापमान जो है 5 से कितना? 5 से 33 डिग्री तक रहता है। और यदि लवणता की बात करें, लवणता कभी भी ऐसे परसेंटेज में नहीं मापी जाती। लवणता परसेंटेज किसको कहते हैं? प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत होता है ना, तो एक बिंदु यहां पे लग जाता है। और लवणता मापी जाती है किसमें? प्रति हजार में। किसमें मापी जाती है लवणता? प्रति हजार में मापी जाती है, यानी एक यहाँ पे अपन ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 2 बिंदु लगेंगे, ये 2 बिंदु लगेंगे नीचे, इसको बोलते हैं प्रति हजार, ये है प्रतिशत, ठीक है? तो लवणता प्रति हजार में मापी जाती है और लवणता इनकी जो है 35 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। औसत महासागरों की औसत लवणता ये 35 प्रति हजार, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो महासागरीय विशेषताओं में अब जल का सामान्य तापमान जो है, ये मैंने यहीं पे आप लोगों को इससे पहले ही बता दिया कि ये रहता है 5 से 33 डिग्री सेल्सियस। और लवणता पूछे तो क्या ध्यान रखोगे? ये 35 प्रति हजार, 35 प्रति हजार लवणता पाई जाती है और 5 से आप लोगों के 33 डिग्री सेल्सियस तक क्या है? तापमान है। अब देखो ये जो है ना, ये स्रोत मैंने लिया है एनसीईआरटी के अनुसार। एनसीईआरटी यहाँ पे देखो थोड़ा सा वाटरमार्क भी दिखेगा एनसीईआरटी का, है ना? एनसीईआरटी की बुक से ये स्क्रीनशॉट लिया है, यानी कि एनसीईआरटी में अभी क्या दिया हुआ उसके अनुसार जलीय परसेंटेज थोड़े से देख लेते हैं। ये सब परसेंटेज में है, ये सब क्या है? परसेंटेज में। चलो मैं लगा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, ये सारे परसेंटेज है, ठीक है? अब देखो महासागर में कुल यदि अपन देखें कि महासागरों के अंदर कितना है, मैंने कितना बताया? 97.5 बताया। 97.25 मानते, एग्जैक्ट मानेंगे तो 25 और ये आ जाएगा 97.3 आ गया। बर्फ छत्रक, यानी कि इसे क्या कह सकते हैं? सरल भाषा में इसे कह सकते हैं हिमानिया, हिमानियों से, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो ग्लेशियर से, या क्या कह सकते हो? ग्लेशियर से प्राप्त जल कह सकते हो आप। वो कितना है? लगभग 2.0% है। फिर भूमिगत जल कितना है? 0.68%। झीलों का अलवण जल कितना है? वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि झीलों का अलवण जल जो है वो 0.009% है। और स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें जो है वो है 0.009%। वायुमंडल में कितना है? 0.0019%। नदियों में कितना है? 0.0001%, 0.00। और जलमंडल में पूछ सकते हैं तो 0.00004% इतना है। तो इतना पॉइंटों में ध्यान नहीं रखना, ऊपर वाले 2 जो है ये ध्यान रख लेना, ये याद भी हो जाते हैं ढंग से, ये याद भी हो जाते हैं ढंग से, ठीक है?
लो स्क्रीनशॉट लो। चलो अच्छा आगे बढ़ा। चला क्या आगे? ओके। अब देखो आपको मैं बताऊं कि जैसे अपन स्थल पढ़ते हैं, स्थल मंडल पढ़ते हैं, तो स्थल मंडल में क्या पढ़ते हैं कि जैसे कहीं पे तो ऐसे पहाड़ी पढ़ते हैं अपन, ठीक है, कहीं पे पठार पढ़ लिए, कहीं पे ऐसे प्लेन मैदान पढ़ लिया, फिर कहीं पे क्या मरुस्थल पढ़ लिया अपन ने, ठीक है ना। इस तरीके से अपन जो है स्थल मंडल को पढ़ते हैं। स्थल मंडल पढ़ते हैं कि ये जो है भैया ये पहाड़ है, ये पठार है, ये पठार है, फिर अपन ने पढ़ा कि मैदान है, ठीक है, फिर कहीं पे पढ़ा अपन ने कि मरुस्थल है, कहीं पे पढ़ा कि मरुस्थल है। तो यही चीजें समुद्र के अंदर, अब क्या होगा, इसको उल्टा करना है समुद्र के अंदर। अब इसको लेके समुद्र में ले जाने का मतलब है समुद्र में सिर्फ एक चीज और करनी होती है कि उसमें गर्त भी होते हैं समुद्र में। समुद्र में क्या है, गर्त भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब समुद्र में जब जाते हैं तो इसमें क्या है कि इसका क्या किया, इसको कहा समुद्र के नीतल के उच्चावच, क्या कहा इसे, नीतल के उच्चावच कहा है। अब देखो उच्चावच का मतलब ये होता है कि उबड़ खाबड़ जो सतह होती है उसके आधार पे वर्गीकरण, ये होता है उच्चावच। नीतल यानी कि समुद्र के तल पे जो पाए जाते हैं उनके उच्चावच का वर्गीकरण है, तो वो भी 4 भागों में बांटे गए हैं। वो भी कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में इसको भी बांटा गया है, ठीक है। तो देखो यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहां क्या ध्यान रखोगे, महासागरों के अंदर, महासागरों के अंदर क्या ध्यान रखना है, नीतल के उच्चावचों को 4 भागों में बांटा गया है। और ये बांटने का काम सबसे पहले किसने किया है, ये 1959 में, 1959 में हीजन ने, किसने, हीजन ने सर्वप्रथम वर्गीकरण दिया, ठीक है। अब देखो महासागर ने नीतल के उच्चावच 4 भागों में बांटा है और रीजन ने सबसे पहले वर्गीकरण दिया है इसका, यह ध्यान रखना है। कब दिया है, 1959 के अंदर दिया है, ठीक है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, वो 4 भाग कौन कौन से हैं, चलो ये रहे जो आपके सामने लिखे हैं, बिल्कुल यही है जो दिख रहे हैं वही है, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा और आप लोगों के लिए बढ़िया कर देते हैं। नंबर 1 महासागरीय मग्न तट, नंबर 2 महासागरीय मग्न ढाल, नंबर 3 पे महासागरीय मैदान आ जाते हैं, और नंबर 4 पे आप लोगों के लिए आ जाते हैं महासागरीय गर्त। अब देखो इसको सिंपल तरीके से समझो और कि ये चीजें तो है गुरुजी। अब देखो जैसे कि समुद्र की सीमा स्टार्ट हुई, ठीक है, ये देख लो कि ये स्थल की सीमा है, ये कोई तट है, गोवा का बीच है, ठीक है, गोवा के बीच पे अपन गए। अब वहां से जो है धीरे धीरे अपन पानी के अंदर उतरने लगते हैं, पानी के अंदर उतरते 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 फिर जो है आगे जाएंगे तो पानी ऊपर चढ़ता जाता है, तो अपन कहाँ चल रहे होते हैं, तट पे चल रहे होते हैं। मग्न तट यानी कि डूबा हुआ तट, मग्न तट किसे कहते हैं। अब देखो वो तट जो बाहर है स्थल पे वो तो सिंपल तट है, मग्न तट किसे कहा जाएगा, इसे महासागरीय मग्न तट भी कह सकते हैं, इसे महाद्वीपीय मग्न तट भी कह सकते हैं, दोनों तरीके से नाम आता है। तो जैसे जैसे गए तो ये तट पे, ये भी तट ही है, पानी में डूबा हुआ है लेकिन तट है। फिर धीरे धीरे इसमें क्या होगा, एकदम से ढलान आएगी फिर इसमें, ठीक है, वो ढलान वाला क्षेत्र जो है वो कहलाता है महाद्वीपीय या महासागरीय मग्न ढाल। वो क्या कहलाता है, अब गहराई ज्यादा बढ़ गई एकदम से तो वो क्या कहलाएगा, मग्न ढाल कहलाएगा, कि ढलान है वहां एकदम से नीचे जाता है, तो वो आ जाता है महासागरीय मग्न ढाल। फिर जैसे जैसे आगे जाते हैं, ठीक है, तो फिर प्लेन आ जाता है समुद्र के अंदर भी। गोताखोर कभी देखे आपने डिक्शनरी इस पे डिस्कवरी चैनल पे, तो डिस्कवरी चैनल पे आप लोग देखोगे तो गोताखोर अंदर जाते हैं, जैसे बिल्कुल जो है मैदान पड़ा है सपाट, तो वो आता है फिर महासागरीय मग्न मैदान आ जाता है। क्या आ जाता है, महासागरीय मैदान आता है। और महासागरीय मैदान में भी फिर क्या है, ऊंची नीचे आकृति आती है, थोड़ी सी ऊंची गोलाकार आकृति आती है तो गुयोट होती है, फिर थोड़ी सी जो मतलब ज्यादा गोलाकार नहीं होती, कटक भी होते हैं, फिर जो है थोड़ी बाहर निकल जाती है। फिर देखो ऐसे कई जगह द्वीप दिखते हैं ना, कि वो द्वीप है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो यानी कि वो जलीय स्तर से ऊपर आ जाता है तो वो द्वीप हो जाते हैं। और इसमें महासागरीय मैदान में कई बहुत गहरे खड्डे भी होते हैं, उनको गर्त किसको कहा जाता है, खड्डों को कहा जाता है। तो गहरे जो खड्डे होते हैं वो महासागरीय गर्त कहलाते हैं।
जैसे मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त है, प्यूटो रुकोट गर्त है, सुन्ना गर्त है, तो ये गर्त भी इसके अंदर पाए जाते हैं इस तरीके से जो है। और छोटे मतलब गहराई वाले गड्ढे होते हैं वो कटक कहलाते हैं। तो ये सारी जो है चीजें इसके अंदर चलती है, जिसमें से अपन को 1, 2, 3 और 4 इनको डिटेल में पढ़ना है। समझ में आई बात? समुद्र के अंदर जा रहे हैं अपन, महासागरीय मग्न तट है, तट आने के बाद में ढाल आएगा, ढाल आने के बाद में मैदान आएगा, फिर गर्त भी आएंगे, कटक भी आएंगे, गुवट भी आएंगे, ये सारी चीजें, द्वीप भी आएंगे, ये सब चीजें। ये कहाँ है? समुद्र के अंदर। गुरु जी तो हो चुकी कौन के, तो भी सब पढ़ना पड़ी, बिल्कुल पढ़ना पड़ी। जब महासागर या नीतल के उच्चावच पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें अपने को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है ब्रो, इनको स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, बजेंगी डिटेल पढ़ा, बजेंगी डिटेल पढ़ा। चलो स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़े। ओके, देखो अब आते हैं एक एक चीज को पढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहां से लेते हैं अपन महासागरीय मग्न तट। ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूं था कि कट्टी महासागरीय मग्न तट लिखियोड़ मिली, कट्टी महाद्वीपीय मग्न तट लिखियोड़ मिली। तो भी मैं थे नहीं कंफ्यूज मत हो कि गुरु जी आप तो महासागरीय मग्न तट पढ़े हो और मैं फलानी जी किताब में पढ़ लिखियोड़ महाद्वीपीय मग्न तट, सही कौन सा है? तो वही ए बच्चों वाला टावरों वाला सवाल करिया है। तो यानी जुलाई में आ रही परीक्षा, इंगो मतलब अपा अजी परीक्षा लायक हुआ कौन था, इंगो मतलब अजी अपा ने मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, तो ए टावरा वाली बात मत कर जो। अब देखो ये क्या कहलाते हैं? महाद्वीपों के समुद्र की ओर डूबे हुए अपतटीय भाग, अपतटीय यानी तट से जुड़े हुए हैं, अपतटीय भाग या महाद्वीप के मंद ढाल कहलाते हैं। तीव्र ढलान नहीं है, महाद्वीप के मंद ढाल कहलाएंगे, ये आ जाते हैं इसके अंदर। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार कौन से महासागर में पाया जाता है? कि सबसे ज्यादा मग्न तट परसेंटेज सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अटलांटिक महासागर में, 13% से भी ज्यादा है। अटलांटिक महासागर में ये सर्वाधिक मग्न तट का भाग देखा जाता है। और सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट कहां पाया जाता है? स्पेशली प्रश्न बनता है उत्तरी साइबेरिया। कहां पाया जाता है? उत्तरी साइबेरिया, आर्कटिक महासागर के अंदर। सबसे चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट पूछे तो उत्तरी साइबेरिया के अंदर पाया जाता है ना। सर्वाधिक मामले में पूछ ले तो अटलांटिक महासागर के अंदर 13.3% से भी ज्यादा है वहां। यही चीज, अब ये चीजें यहाँ पे आप लोगों को देखो ध्यान देना है। जो सारणी सामने दे रखी है उसको मैं समझाता हूं, समझाए बिना ये चीजें पल्ले नहीं पड़ेगी। देखो टाबरो, अब जैसे कि मैन यानी 4 महासागर अपन ध्यान रखना। एक तो प्रशांत महासागर, एक आप हिंद महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक। आर्कटिक की ज्यादा परसेंट नहीं पूछेंगे, 3 महासागर प्रशांत, हिंद और अटलांटिक में पूछते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट जो है उसमें देखो कि प्रशांत महासागर की जो टोटल 100% जो आकृतियां हैं उसमें से आपको ध्यान रखना है 5.7% महासागरीय या महाद्वीपीय मग्न तट है। किसमें? प्रशांत महासागर में। अटलांटिक महासागर का जितना भी है, जैसे महासागरीय मैदान है, अपने गर्त है, ठीक है, और ये ढाल है, तट है, इसमें से 13.3% हिस्सा महाद्वीपीय या महासागरीय मग्न तट का है, यानी कि सर्वाधिक हो गया ये। और हिंद महासागर में ये 4.2% है। हिंद महासागर में ये 4.2% है टोटल देखते हैं तो। अब देखो संपूर्ण समुद्रों का यदि देखें कि टोटल का एवरेज निकाले सभी समुद्रों का मिला के, ये सभी समुद्रों का मिला के यदि निकाले तो उसमें से मग्न तट परसेंटेज कितना आता है? सभी का मिला लिया तो एवरेज बैठता है 8.6% भाग पे ये मग्न तट फैले हुए हैं। चारों महासागरों का मिला लिया। अब इनकी जो औसत गहराई है, इनकी जो गहराई है वो मग्न तट की गहराई 150 से 200 मीटर होती है। ये मीटर में है, ये मीटर में। लेकिन ये ध्यान रखना कि समुद्र की जो गहराई है ना, समुद्र की गहराई मीटर में नहीं मापी जाती। गहराई जो है वो फैदम में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? फैदम में। और 1 फैदम बराबर 6 फीट मानकर चले आप, ये पैमाना रहता है। फैदम में मापी जाती है समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई फैदम में मापी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, यानी कि ये लगभग 100 फैदम यहाँ पे आप मानकर चले। चौड़ाई की बात करें तो ये 80 किलोमीटर तक जो है चौड़े होते हैं
और ढलान की बात करें तो 1 डिग्री से 3 डिग्री ढाल प्रवणता इसमें पाई जाती है। 1 डिग्री से 3 डिग्री तक ढलान देखने को मिलता है। आगे बात समझ, यदि समझ नहीं आए वापस देख लेना रिवाइंड करके, लेकिन एक एक चीज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाई है। ये जो परसेंटेज दे रखे हैं ये इन्हीं महासागरों के अंदर के परसेंटेज है। ये संपूर्ण समुद्रों का दे रखा है, यानी सभी का यदि ये चारों भाग निकाले जाए तब उसमें से इतना परसेंट है, और ये तो नॉर्मल ही चीज है। ऐसे का ऐसे अपन चारों आकृतियों के पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसे का ऐसे अपने को ध्यान रखना। अब आ जाते हैं अपन ढलान पे। अच्छा, मग्न तट के अंदर एक और चीज ध्यान रखें कि यहां पे इसके अंदर सर्वाधिक जीव और जैव विविधता ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जीवाश्म कह दें तो वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी कि पेट्रोलियम की संभावना कहाँ है, यहाँ पे ज्यादा है। पेट्रोलियम, जीवाश्मों से ही पेट्रोलियम बनता है। तो ये मग्न तट जो होते हैं, तटीय भाग है तो वो क्या अनुकूल रहते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए भी है, अनुकूल भी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब ढलान है तो ढलान पे तो जीव पाए नहीं जाएंगे, ढलान पे स्टेबल नहीं है, वो जी नहीं पाते वहां, तो वहां पे नहीं पाए जाएंगे। तो महासागरीय मग्न ढाल में कुछ नहीं मिलेगा, फिर सीधा मैदान में मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मग्न तट के अंदर ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं महासागरीय मग्न ढाल। मग्न तट और महासागरीय मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले क्षेत्र को कहते हैं महासागरीय मग्न ढाल। ढलान नाम ही इसका। महासागरीय नितल का वह क्षेत्र जहां पनडुब्बियां तो रोकी जा सकती है लेकिन कंदराओं का जमाव नहीं होता। कंदराओं का जमाव नहीं होता, साथ ही साथ क्या लिखोगे, जीव जंतु नहीं पाए जाते, मतलब न के बराबर, जीव जंतु न के बराबर। कोई सीख मिल जाए तो मिल जाए, कहीं नहीं थांगी किस्मत। बाकी जीव जंतु न के बराबर है। पनडुब्बियां रोकी जा सकती है लेकिन कंदराओं का जमाव नहीं, जीव जंतु नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। महाद्वीपों के जलमग्न भाग की इसको अंतिम सीमा माना जाता है। महाद्वीपों का जो पानी में डूबा हुआ भाग है उसका ये अंतिम सीमा माना जाता है उसका। ठीक है, अब देखो ये प्रशांत महासागर के अंदर इनका परसेंटेज रहता है 7% टोटल, ये मैंने चीज पहले समझा दिया। अटलांटिक महासागर में 12.4%, यानी कि ये भी अटलांटिक महासागर में अधिक है। मग्न तट के बाद में ये भी चीज जो है अटलांटिक महासागर में बाकी महासागरों से ज्यादा है। हिंद महासागर के अंदर 6.5% है। और संपूर्ण समुद्रों का देखोगे तो संपूर्ण समुद्रों का ये 8.5% भाग है। ठीक है, और इसकी गहराई 200 से 3000 मीटर तक होती है। ये 300 नहीं है, 3000 मीटर तक है, तभी तो गहराई ज्यादा होगी, है ना। तो तभी तो ढलान होगी। ढलान इसमें 3 डिग्री से 5 डिग्री तक देखी जा सकती है। और ये सारी चीजें आपको कूट मिलान वाले प्रश्न बनाकर दे सकते हैं, सही युग्म को पहचानो वाले प्रश्न दे सकते हैं, कथन कारण वाले प्रश्न दे सकते हैं। मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों के क्लियर करवाऊंगा, और यही वो तरीका है जिससे आप एक एक चीज को समझ सकते हो आसान तरीके से, बर्डन नहीं लगेगी आप लोगों को, शिक्षा बोझ नहीं लगने वाली है, बहुत आसान तरीके से। गुरुजी ये तो बहुत सरल है, किताबों में पढ़ रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि ये क्या दे रखा है, ग्राफ समझ नहीं आ रहे थे, चित्र समझ नहीं आ रहे थे, तो बढ़िया तरीका हो तो सब्जेक्टिव बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ वास्तव में, तो ले स्क्रीनशॉट। अब आते हैं अपन मैदान में चलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं। देखो हाँ महासागर में खेल सके, जो डाइवर्स वे स्कूबा डाइविंग वगैरह करा है खेल सके। महासागरीय मैदान यदि सभी समुद्रों का देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो भाग है, सर्वाधिक भाग है, वो महासागरीय मैदान का है। और सबसे कम भाग पूछेंगे तो महासागरीय गर्त का है। ठीक है, ये सर्वाधिक है। महाद्वीपीय मग्न ढाल और महासागरीय गर्त के मध्य का भाग है। महासागरीय नितल में सर्वाधिक विस्तृत भाग कौन सा है, यही है मैदान। विश्व का सबसे चौड़ा महासागरीय मैदान कहां पाया जाता है, उत्तरी कनाडा में। सबसे चौड़ा महासागरीय मैदान पूछे तो उत्तरी कनाडा में है। और महासागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना, 20 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य। 20 डिग्री से 60 डिग्री, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 20 डिग्री उत्तरी से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। दक्षिण से दक्षिणी नहीं है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक महासागरीय मैदान का सर्वाधिक भाग देखने को मिलता है। इसमें ज्वालामुखी पर्वत, कटक, द्रोणी, ये सारी चीजें पाई जाती है। और सर्वाधिक विस्तार इसका कौन से महासागर में है, प्रशांत महासागर। सर्वाधिक विस्तार कहां है, प्रशांत महासागर में। यदि प्रशांत महासागर टोटली अपन देखें तो उसका लगभग 80.9% भाग, 80.3% भाग किसका है, मैदान का है।
अटलांटिक महासागर में 54.9% भाग इसका मैदान का है और हिंद महासागर में 80% है, यानी कि 80.3% प्रशांत में ज्यादा है, इसलिए आगे है। संपूर्ण समुद्रों का देखें तो 75.9% भाग मैदान पाया जाता है। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है और ढाल प्रवणता 1:100 से भी कम, यानी कि ढलान यहाँ ज्यादा नहीं है। ढलान ज्यादा नहीं है, मैदान मिलेंगे बढ़िया सपाट, खेलो बोले जार क्रिकेट फुटबॉल यूं, है ना। ये ध्यान रखना है, ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ये चीजें याद करनी पड़ेगी। ले स्क्रीनशॉट मैदानों को पूरा। इसके बाद में चलते हैं आगे और आते हैं गर्त। गर्त क्या होते हैं? क्या वो गर्त में जाए, गर्त यानी खड्डो, ठीक है, क्या बोलते हैं? खड्डा, ठीक है। महासागर का अत्यधिक तीव्र ढाल वाला अधिकतम गहरा भाग, क्या वो तो गर्त में जाए, यानी कि खड्डे में जाए, ठीक है। ये क्या है? गर्त। समस्त सागरीय क्षेत्र का 7% भाग इसके अंतर्गत आता है और सामान्य गहराई इसकी देखी जाए तो 5500 मीटर से अधिक होती है, सामान्य भी। यदि मेरियाना की देखोगे तो 11033, मेरियाना की तो 11033 है। और 1884 में एक चैलेंजर अभियान चलाया था। उस चैलेंजर अभियान के अनुसार महासागरों में जितने महासागर है उसमें से टोटल 57 गर्त खोजे गए थे। टोटल कितने गर्त खोजे गए थे? 57 गर्त टोटल खोजे गए थे महासागर के इसके चैलेंजर अभियान के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें से ध्यान रखो कि ये प्रमुख गर्त है, प्रमुख गर्त, ये ध्यान रखो महासागरों के अनुसार। मेरियाना गर्त ये सबसे गहरा है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना है, 11022 मीटर, ये सारे मीटर में है। ये गहराई किसमें? किलोमीटर मत कर देना, मीटर के अंदर है। अब देखो यदि इस गर्त की गहराई देखें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट तो 8850 मीटर है, ये 11022 मीटर। एक मैनाकी पर्वत है अपने समुद्र के अंदर, वो मैनाकी पर्वत की हाइट भी एवरेस्ट से भी ज्यादा है, ठीक है। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। टोंगा गर्त ये कहाँ है? 10,882 मीटर का है, प्रशांत महासागर के अंदर है। ये भी मिडनाउ का है 10,500 मीटर, ये भी प्रशांत महासागर में है। अटाकामा कहाँ है? 8000 मीटर, ये भी प्रशांत महासागर, ज्यादा प्रशांत महासागर के अंदर ही है। ज्यादा कहाँ है? प्रशांत महासागर के अंदर ही है। और प्यूटोरिको ये कहाँ है? ये है अटलांटिक महासागर में, ठीक है, 8380 मीटर। रोम से ये 7254 मीटर अटलांटिक महासागर में। और सुंडा गर्त जो है वो 8152 और ये हिंद महासागर में। देखो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा, अटलांटिक का सबसे गहरा है प्यूटोरिको और प्रशांत का सबसे गहरा है मेरियाना। प्रशांत का सबसे गहरा है मेरियाना। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ये ध्यान रखना है साथ साथ में, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये गर्त हो गए आपके पूरे। इसी के साथ में ये क्लास भी आप लोगों की पूरी हुई और इस क्लास में अपन ने क्या सीखा? महासागरों की विशेषताएं पढ़ी। सबसे पहले जाना कि जलीय राशि कितनी है, स्थल राशि कितनी है। उसके बाद में अपन ने महासागरों के नितल यानी कि उच्चावच के आधार पर वर्गीकरण को बहुत अच्छी तरीके से हर एक कंसेप्ट को समझते हुए पढ़ा है। तो ये चीजें इस तरीके से पढ़ ली आप लोगों ने, यानी कि क्लियर है। अब आएंगे शनिवार और रविवार, 2 दिन बीच में। इन 2 दिनों में आप लोगों को रिवीजन करना है तबीयत से और साथ साथ में अभ्यास करते रहना, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की भी आप यदि व्याख्या में जाकर देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारी डिटेल और बहुत सारा मैटर अंदर दिया गया है। उसमें भी आप लोगों को निश्चित रूप से नया मैटर भी मिलेगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके अलावा भी मिलेगा। तो उसमें क्या करना है? पेन और रजिस्टर पास में रखना है और फिर वापस जो नया मिल गया भाई साहब नोट डाउन कर लेना है। जो चीज नहीं मिल गई तो उसे लिखने में रहो। जितना हम जब पढ़ते थे ना तो हम नई चीजें ढूंढते थे। मेरे पास में जो किताब है, मेरे पास में जो भी संसाधन है, उसके अलावा कहीं से जो भी मिली एक रजिस्टर अलग से रखता था मैं कि ये एक्स्ट्रा मैटर जितना भी मिले वो रफ कॉपी में टिकाओ, कि इसमें लिखो वो, और उसका रिवीजन करने का मजा अलग होता था क्योंकि वो यूनिक है, अपन को नहीं मिली है यानी कि वो यूनिक है, नई जानकारी है, वो तो न्यू है तो वो यूनिक है। तो ऐसा एक रजिस्टर आप लोगों के पास भी होना चाहिए, वो आपका तुरुप का इक्का बन सकता है। वो रजिस्टर आप लोगों के तुरुप का इक्का बन सकता है, यानी उसमें से सवाल बना तो भाई साहब यानी अपन बहुत आगे जाने वाले हैं किसी से, है ना, अपन उसमें किसी से बहुत आगे जाने वाले। ये गोल्डन टिप्स है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ऐसी छोटी छोटी बातें ही हमें जो है आगे ले जाती है और हमारा सिलेक्शन पक्का करवा देती है। चलिए आज की इस क्लास में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।